हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की। और नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत को शुरू किया जाए इससे पहले एक बार चलिए जल्दी से इतिहास के काल विभाजन को देख लेते हैं। जो भी साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उनके आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित करके देखा जाता है, जिनमें कुछ एक बातें एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक हो जाता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। इनमें जो विशेष बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं और कहाँ से नहीं प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात कर ली जाए तो ये हर काल से प्राप्त होंगे, ये हर काल से प्राप्त होंगे। जो पुराने तत्व हैं, जो पुराने टाइम के सामान है, औजार है, हथियार है, बर्तन है, मुहरे हैं, सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हर टाइम से मिल जाएंगी। बात आती है ध्यान रखने वाली लिखित साक्ष्य पर, तो आपको उसी पर फोकस करना है। प्राग ऐतिहासिक काल में देखिएगा कि कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। वही पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर ली जाए तो यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि पत्थर के बने हुए जो हथियार होते थे, औजार होते थे, वो सब प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वहाँ का जो चित्रकला है, वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल से कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रख लीजिएगा, पाषाणकालीन सभ्यता जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और उसके बाद बात आती है आद्य ऐतिहासिक काल की। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल की बात कर ली जाए तो यहाँ से लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ से जो लिपि प्राप्त हुई है वह लिपि अभी तक अपठनीय रही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन अपठनीय रहे हैं। ठीक है, और पुरातात्विक साक्ष्य की बात कर ली जाए तो ये तो हर काल से आपको मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं है। ठीक है, ये बात आसानी से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, जिसको आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वो हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। ठीक है, हाँ, एक और एग्जाम्पल है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की बात कर ली जाए तो देखिए, वैदिक काल की बात कर ली जाए तो वैदिक काल से अगर हम बात करें तो वहाँ से एक निश्चित लिपि का अभाव मिलता है, मतलब कोई निश्चित लिपि नहीं दिखती है। प्रारंभ में वेदों को मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता था, मतलब सुनकर याद किया जाता था, इसीलिए इसको श्रुति परंपरा के नाम से भी जानते हैं। आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। हाँ, बाद में संस्कृत के लिए ब्राह्मी लिपि का विकास होता है, जिसके बाद वेदों को लिखा जाता है। तो कुछ इतिहासकारों का, विद्वानों का मत है कि जो इसके लेखन की जो शुरुआत हुई थी वो 600 ईसा पूर्व से शुरुआत हुई थी। ठीक, तो इसलिए वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि किसी निश्चित लिपि का वहाँ से जो साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी वैदिक सभ्यता वाला प्रश्न नहीं पूछा गया है, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता वाला प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आ जाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात कर ली जाए तो यहाँ से देखिएगा कि लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होंगे और वो पढ़े भी जा चुके हैं, पढ़े भी जा सकते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य तो हर काल से प्राप्त होंगे। और इसकी शुरुआत होती है, ऐतिहासिक काल की जो शुरुआत होती है वो होती है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के टाइम्स के आसपास से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये सारी बातें हैं। हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता की। स्टोन एज की बात कर ली जाए, पाषाण काल की बात करें तो देखिए, ये तो आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, पाषाण अर्थात पत्थर, पत्थर का समय। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, मनुष्य जो था, मानव जो था, प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और आवश्यकताओं में जो मुख्य आवश्यकता थी वो थी भोजन करना, भोजन प्राप्त करना, उसके बाद अपनी सुरक्षा करना, आत्मरक्षा। ठीक है, तो भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करते थे, और अपनी आत्मरक्षा, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए ये हथियार वगैरह बनाकर रखते थे। तो हथियार की बात करें या फिर औजार की बात करें तो ये सारी जो चीज़ें बनाई जाती थी ये पत्थरों से बनाई जाती थी। मतलब मैक्सिमम जो चीज़ें बनाई जाती थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ में, वो पत्थरों की होती थी, इसलिए इसको पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तो इसमें अगर बात कर ली जाए तो देखिएगा कि स्टोन एज को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक तो हो जाता है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, एक हो जाता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और एक हो जाता है नवपाषाण, नियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद हम ताम्र पाषाण काल पर भी आएंगे, चैल्कोलिथिक एज पर भी आएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल की बात कर ली जाए तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 5 लाख, ध्यान दीजिएगा, 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ये 5 लाख है और 10,000, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। बहुत लंबा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है, इसकी जो एज है ये सबसे अधिक है। ठीक, यही यहाँ पर ध्यान रखना है। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। वैसे ही मध्य पाषाण की बात करी जाए तो इसका टाइम पीरियड मोटा मोटी होता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 से लेकर लगभग हो जाता है आपको 4,000 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर थोड़ा अलग मतलब इधर उधर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना बेहद ज़रूरी नहीं है, मोटा मोटी आपको आइडिया रखना है टाइम पीरियड का। उसके बाद नवपाषाण काल की बात कर ली जाए तो इसका टाइम पीरियड कहीं कहीं पर 7,000 दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 4,000 ही दिया हुआ है। तो 7,000 ईसा पूर्व से लेकर हो जाता है 1,000 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं पर 3,000 ईसा पूर्व दिया हुआ है। तो वैसे भी आपको याद रखना जरूरी नहीं और पूछा भी नहीं जाता है, आपको रफली आइडिया रखना है। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि ये 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक है, और फिर ये नीचे ये नवपाषाण की बात कर ली जाए तो ये भी 4,000 से शुरू होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये 7,000 से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि देखिएगा आपकी बहुत सारी संस्कृति है जो एक साथ ही चल रही थी, बहुत सारी संस्कृतियाँ। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संस्कृति में अगर बदलाव हो रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो अचानक से तो चेंज नहीं आ जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? जैसे डिजिटल इंडिया की बात करें या फिर डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, तो मान लीजिए एक बार कंप्यूटर आया तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में एक ही साथ कंप्यूटर आ गया या फिर मोबाइल आ गया। धीरे धीरे ना ये सारी चीज़ें फैली। ठीक है, काफ़ी लंबा समय लगा। तो ये जो समय लग रहा है इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक बार संक्रमण काल समझा देता हूँ। असल में आप जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो उस टाइम आप देखिएगा कि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं भी कहीं कहीं पर चल रही थी। तो एक बार संक्रमण काल आप समझ लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल। उसके बाद देखा जाए तो आपके हिसाब से चलना चाहिए। नवपाषाण की अगर बात करें तो 4,000 से शुरू हो जाना चाहिए, 4,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कहीं कहीं पर दिया हुआ भी है। ठीक है, हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा नवपाषाण जो है ये 4,000 से नहीं शुरू हो रहा है, 3,000 ईस्वी पहले से ही शुरू हो जा रहा है। मतलब इसी में घुस के शुरू हो जा रहा है। घुस के कहने का मतलब इसी के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, नवपाषाणकालीन सभ्यता जो है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के साथ ही चल रही है। ठीक है, तो ये जो 3,000 पहले से ही शुरू हो जा रहा है, तो ये जो 3,000 की बात कर जाए, ये 3,000 का जो साल है ये इसी को बोला जाएगा संक्रमण टाइम, संक्रमण काल, संक्रमण पीरियड, इसी को बोला जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जो चेंज होने में टाइम लग रहा है ना, उसी को बोला जाता है संक्रमण काल। चलिए, बाकी टाइम पीरियड की बात करें तो आपको याद नहीं रखना है, मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा, और अलग अलग किताब में, अलग अलग बुक में थोड़ा इधर उधर टाइम पीरियड दिया होगा, तो वैसे भी आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक, जो याद रखने वाली बात है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, उन पर आपको विशेष फोकस करना है। चलिए, पूरा पाषाण काल की बात कर ली जाए तो शुरुआत में निश्चित रूप से मनुष्य जो था, मानव जो था, वो शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। शिकार करके भोजन ग्रहण करता था और फ्यूचर के लिए भोजन का संग्रहण करता था, बचा कर रखता था। ठीक है, जमा करके रखता था। खाद्य के संग्राहक के रूप में भी जीवन व्यतीत करता था मनुष्य, शुरुआत की बात कर ली जाए तो। ठीक है, अभी भी खाद्य का संग्रहण किया जाता है, लेकिन पहले क्या था, शिकार करते थे, शिकार पर डिपेंडेंट थे पूरी तरह से। हाँ, पशुपालन की बात कर ली जाए तो पशुपालन या फिर कृषि, इनकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी पूरा पाषाण काल के टाइम में मनुष्य को। और हाँ देखिए, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड इतना लंबा होता है कि इसको फर्दर 3 भाग में और कैटेगराइज करके देखा जाता है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो हो जाता है पूर्व पूरा पाषाण काल, मतलब पहले वाला पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, बीच वाला पूरा पाषाण काल। एक हो जाता है उत्तर पूरा पाषाण काल, बाद वाला पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो 3 भागों में कैटेगराइज करके और देखा जाता है, तो मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं।
तो देखिएगा कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आग की भी खोज हो जाती है, आग की भी जानकारी हो जाती है मनुष्य को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति की बात करें तो इसी के अंतर्गत आती है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आती है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। पेबुल जो होता है आप देखे होंगे, चिकना चिकना चपटा चपटा गोल गोल का सा पत्थर आप नदी के किनारे देखे होंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पर लगा दूँ। उसके बाद वो जो गोल गोल पत्थर होता था उसके एक साइड से मान लीजिए आप तोड़ कर निकाल देते हैं तो धारदार बन जाता था, जिससे आप कुछ काट सकते हैं। ठीक, जिसको बोला जाता है चॉपर। तो चॉपिंग करने के लिए जो औजार बनाए जाते थे पेबुल से, जो पत्थर गोल गोल देखे होंगे आप, चपटा चपटा चिकना चिकना, तो इस चॉपर चॉपिंग पेबुल जो हथियार औजार है इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और इससे संबंधित जो स्थल प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है, सबसे पहले जो इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहन नदी घाटी से, पाकिस्तान में ये जगह है। ठीक है, तो सोहन नदी घाटी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद बात की जाए तो देखिएगा कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आपने कुल्हाड़ी देखी होगी, तो उस टाइम में पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। तो पत्थर की कुल्हाड़ी के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं मद्रास साइड में। ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति जो देखने को मिलती है, जो हैंड एक्स होते हैं, हस्त कुंठार आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो हस्त कुंठार का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। तो हैंड एक्स संस्कृति या फिर मद्रासी संस्कृति की बात की जाए तो इसका जो सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त होता है, सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, ये होता है मद्रास के समीप पल्लवरम से। ठीक है, किसके द्वारा ये प्राप्त किया गया है साक्ष्य? रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात कर ली जाए तो एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि ये कौन है। तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक है, जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक एंड पुरातत्वविद हैं, जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो देखिएगा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति देखने को मिलती है। फलक अर्थात आपने कुदाल देखा होगा, तो कुदाल जो होता है उसको बोल सकते हैं, उसका जो शेप है फलक जैसा है। मतलब जो पहाड़ी होती थी, पत्थर जो होते थे चौड़े चौड़े, उनसे जो पपड़ी निकाली जाती थी, फावड़ा आप समझ सकते हैं, फावड़ा को फलक बोलते हैं। तो पत्थर की जो पपड़ियाँ होती थी जिनको हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कुदाल का प्रयोग किया जाता है, उसी रूप में पत्थर की पपड़ियों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, फलक संस्कृति, ये संस्कृति जो देखने को मिलती है पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही ध्यान रख लीजिए। उसके बाद पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही बाद में, मतलब उत्तर पूरा पाषाण काल में आप देखिएगा कि आधुनिक मानव का उदय होता है। आधुनिक मानव मतलब जिस रूप में अभी मानव को देख रहे हैं। जैसे पहले कहा जाता था ना कि मनुष्य जो था वो बंदर की तरह था, ठीक है, आदि मानव जो थे। लेकिन अभी के मानव की बात कर लिया, जिस रूप में अभी के मानव को देख रहे हैं, तो अभी के मानव जैसा जो रूप देखने को मिलता है, इनका जो उदय होता है उत्तर पूरा पाषाण काल में होता है। आधुनिक मानव का जो उदय होता है, आधुनिक मानव का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। ठीक है, और उत्तर पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही भीमबेटका की गुफाओं से, मतलब भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें जो पत्थर हैं उन पर जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकारी देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, भीमबेटका शैल चित्र का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कब होता है? उत्तर पूरा पाषाण काल में या फिर पूरा पाषाण काल, आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं। और हाँ, ये हैंडेक्स संस्कृति की बात कर लिया तो सर्वप्रथम साक्ष्य पल्लवरम से मिलता है। उसके बाद और जगह से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे अकरमपक्कम हो गया, मदुरई हो गया, तो ये सब मद्रास के समीप ये संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद बात आती है मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की बात कर ली जाए तो इस समय भी इतना तो मानव तरक्की नहीं कर गया था, तो इस समय भी देखिएगा तो मनुष्य जो था वो शिकारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था और खाद्य का संग्रहण भी करता था। तो खाद्य का संग्रहण तो अभी भी करते हैं हम। ठीक है, पशुपालन की बात कर ली जाए तो पशुपालन की जानकारी हो गई थी, पशुपालन की खोज हो गई थी, मनुष्य जो था पशुओं को पालने लगा था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। मध्य पाषाण काल से पशुपालन की शुरुआत हो जाती है और इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से साक्ष्य प्राप्त होता है। एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ये जो स्थल है, जगह है, ये ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ही एक और जगह है राजस्थान में बागौर, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मनुष्य जो था, मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पाला था वो जानवर कौन था? कुत्ता था, ये आप जानते होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, ये तो आसान सी बात है, आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही
मानव के जो अस्थि पंजर है, जो कंकाल है, वो प्राप्त होने शुरू होते हैं। ठीक है, मानव अस्थि पंजर जो है सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होने शुरू होते हैं। और हड्डी की बात कर ली जाए और जो सिंग होते हैं, जानवरों के सिंग होते हैं, तो हड्डी एवं सिंग से निर्मित जो उपकरण बनाए जाते थे, इनके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल आप ध्यान रख लीजिएगा। मध्य पाषाण काल से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं हड्डी एवं सिंग से निर्मित उपकरण के। कहाँ से प्राप्त होते हैं? उत्तर प्रदेश के मेहदहा से, सराय नाहर राय से एंड दमदमा से। तो मेहदहा आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, उसके बाद दमदमा भी ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद सराय नाहर भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए तो ये आप मन करे तो ध्यान रख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं कि 41 जो मानव शवाधान है, शवाधान कहने का मतलब जो समाधियाँ हैं, जो कब्र हैं, तो 41 मानव शवाधान के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं दमदमा से, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिसमें 41 में देखिएगा तो 5 युग्म शवाधान है। युग्म कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही कब्र में, एक ही समाधि में 2 लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, और एक ऐसा कब्र है, एक ऐसी समाधि है जिनमें एक ही में 3 लोगों को दफनाया गया है और बाकी जो 35 हैं उनमें एक एक को दफनाया गया है। ठीक है, तो ये बस ऐसे ही आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद ये भी जगह ध्यान रख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल से प्राप्त होते हैं और मानव कंकाल का जो साक्ष्य प्राप्त होता है गुजरात के लंगनाज से। तो लंगनाज आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल की बात कर ली जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि नवपाषाण काल में मानव जो है, इनको खेती की जानकारी हो जाती है, मतलब खाद्यान्न उत्पादन करना या फिर खेती की बात कर ली जाए तो इनको यहाँ पर जानकारी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत होती है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके जो सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है लहुरा देव से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद गेहूं की बात कर ली जाए तो गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से, पाकिस्तान के मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। लगभग 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर गेहूँ की खेती शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करें तो चावल का जो दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डिहवा से। लगभग 6500 ईसा पूर्व में यहाँ पर चावल की खेती प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, तो कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य के प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि खाद्यान्न उत्पादन या फिर खेती की बात कर ली जाए, इसका प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में हो सकता है आपको लहुरा देव दे दे, मेहरगढ़ दे दे एंड कोल्डिहवा दे दे, इसके अलावा एक और कोई नाम दे देता है। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए अनाज का उत्पादन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? 9000 से 7000 ईसा पूर्व के मध्य का। तो बात करेंगे तो ये हो जाता है लहुरा देव, यहाँ से होता है। उसके बाद बात आती है मेहरगढ़ की 7000 BC, और उसके बाद बात आती है कोल्डिहवा की। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि लहुरा देव मैक्सिमम प्रश्न की बात करें तो वहाँ पर मेहरगढ़ देता है, कोल्डिहवा देता है, लहुरा देव कम ही देता है। ठीक है, तो अगर मेहरगढ़ कोल्डिहवा दिया हुआ है तो किसको प्राथमिकता दीजिएगा आप? मेहरगढ़ को प्रायोरिटी दीजिएगा। उसके बाद मेहरगढ़ भी नहीं दिया हुआ है तो कोल्डिहवा टिक मारिएगा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर चावल की बात कर लें तो चावल में लहुरा देव हो जाएगा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो कोल्डिहवा दिया रहेगा, और मैक्सिमम प्रश्न जो होगा उसमें कोल्डिहवा ही दिया रहता है। ठीक है, और गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर ली जाए पर्टिकुलरली तो मेहरगढ़ हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। और ओवरऑल अगर खेती की बात कर ली जाए, कृषि की बात कर ली जाए, तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? चावल वाला, अर्थात लहुरा देव। और लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो गेहूँ वाला हो जाएगा, अर्थात मेहरगढ़ हो जाएगा। और उसके बाद आ जाता है कोल्डिहवा। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करें तो देखिएगा कि नवपाषाण काल के अंतर्गत ही बुर्जहोम, जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है।
और गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। गर्त आवास गर्त अर्थात गड्ढा, मतलब ज़मीन के अंदर घर का बनाया जाना। इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसके बाद मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल से, ये सब ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कुछ एक और महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल से संबंधित, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे संगन कल्लू हो गया। ठीक है, संगन कल्लू। पिकली हल की बात कर लीजिए, ये कर्नाटक में पड़ता है। उतनूर की बात कर लीजिए, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो स्थल है संगन कल्लू, पिकली हल, उतनूर, ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं। स्थल का नाम आपको ध्यान रखना है और किस काल से संबंधित है ये ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, पाषाण काल की बात कर ली जाए, स्टोन एज की बात कर ली जाए, तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अथाह चीज़ें हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उनको ही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे। अगर पाषाण काल से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न यहीं से होंगे। ठीक है। तो आपको फालतू में, जहाँ पर अनावश्यक रूप से आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशियंट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, और मैंने जो नोट्स है उसमें भी दिखाई दिया है अच्छे से, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर दिया है, तो आप आसानी से पढ़ समझ सकते हैं, फालतू का आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। हाँ, उसके बाद पशुपालन के अवशेष, नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ से भी पशुपालन के एक अवशेष प्राप्त होते हैं पिकली हल से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पिकली हल जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है। चलिए, स्टोन एज के बाद बात करें तो इसके बाद आ जाते हैं ताम्रपाषाण काल में। देखिएगा कि अभी तक जो मनुष्य को लोहे की जानकारी नहीं हुई, मतलब धातु की जानकारी नहीं हुई है। और सबसे पहले जो धातु की जानकारी होगी, जिस धातु की जानकारी होगी वो धातु होगी, उस धातु का नाम है तांबा। कॉपर की जानकारी होगी। उसके बाद कॉपर की बात करें, पत्थर की बात करें, सम्मिलित रूप से इनका प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो धात्विक हथियार, औजार, या फिर पत्थर के जो हथियार औजार हैं वो बनाए जाने लगे। ठीक, तो ये जो काल है इस काल को जाना जाता है ताम्रपाषाण काल से, जहाँ पर देखिएगा कि तांबा और पत्थर का प्रयोग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मनुष्य द्वारा प्रयुक्त जो सबसे पहली धातु है वो कौन सी धातु है? तांबा है, लोहा नहीं है, तांबा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिए, यहाँ तक जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो बातें हैं, इन बातों की बात करें तो कहीं कहीं पर प्रश्न पूछा गया है, जैसे आहार संस्कृति से पूछा गया है। बाकी जो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंतर्गत कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति, हाँ, जोरवे से कहीं कहीं पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ये जो संस्कृतियाँ आप देख रहे हैं ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत, यहाँ से बहुत प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से मैंने इन सारी चीज़ों को कवर किया है। तो एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन उनको बनाने का मन करता है यहाँ से, तो ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि आहार की बात करें, जोरवे की बात करें, तो यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं किसी पीसीएस एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। ठीक, तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि राजस्थान में जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, मतलब दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, उधर की तरफ एक संस्कृति देखने को मिलेगी, आहार या फिर बनास संस्कृति। आहार की बात कर ली जाए तो आहार जगह का नाम है। ठीक है, तो ये तो नाम पर ही इस संस्कृति का नाम रखा हुआ है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि आहार संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल आएगा वो आएगा आहार। और आहार का ही प्राचीन नाम है वो है ताम्बवती। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। आहार का जो प्राचीन नाम है वो ताम्बवती नाम है। ठीक है, और आहार संस्कृति के अंतर्गत ही एक और स्थल आता है घिलुंद। तो ये कुछ एक स्थल है आहार या फिर बनास संस्कृति के अंतर्गत। इन स्थलों को आप ध्यान रखिएगा, बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये राजस्थान में आते हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि आहार या फिर बनास संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं, इनकी एक विशेषता ये है कि इनके घर जो हैं ये चार दीवारी युक्त हैं, मतलब बाउंड्री बनाया गया है। ठीक है, बाउंड्री बनाई गई है, तो चार दीवारी युक्त घर के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं आहार या फिर बनास संस्कृति से। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुछ एक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं ताम्रपाषाण काल में। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कि एक संस्कृति पाई जाएगी कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल आते हैं
ये तो नाम से ही ये स्थल है कायथा, ठीक है। कायथा जो जगह है उसी के नाम पर कायथा संस्कृति। हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि कायथा है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिएगा कि जो बस्तियाँ हैं, किलेबंद बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, किलाबंदी की हुई है, ठीक है। उसके बाद मालवा संस्कृति, तो मालवा तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। और बाकी जब हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ पर भी कुछ एक बातें आएंगी जिनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ चल रही होंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि मालवा संस्कृति जो है ये हड़प्पा संस्कृति से अलग है, ये हड़प्पा संस्कृति के साथ नहीं चल रही थी, ठीक है। और वैसे ही मालवा संस्कृति की बात करें तो मालवा संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल आते हैं उनमें एक हो जाता है नागदा हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, एक हो जाता है नौदा टोली और एक हो जाता है एरण, ठीक है। तो ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत आने वाले कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल है। और नौदा टोली की बात करें तो इनमें आप ध्यान रख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी के तट पर है। और नौदा टोली का जो उत्खनन कराया था वो किनके द्वारा कराया गया है, HD सांकलिया के द्वारा कराया गया है। और नौदा टोली से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रख लीजिएगा, एक सबसे बड़ी जो ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती देखने को मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, नौदा टोली से, ठीक है। सबसे बड़ी ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण बस्ती। नगरीय सभ्यता की शुरुआत तो हड़प्पा सभ्यता से होगी, ठीक है, तो वो बात हम करेंगे। एरण मैंने आपको बता ही दिया, ये ध्यान रख लीजिएगा, मालवा संस्कृति के अंतर्गत आने वाला स्थल है। उसके बाद देखिएगा कि ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थलों में महाराष्ट्र के अंतर्गत एक संस्कृति आती है, जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है, एक तो हो जाता है जोरवे, इसी के नाम पर जोरवे संस्कृति पड़ी हुई है। जोरवे संस्कृति की बात कर लें तो ये भी हड़प्पा संस्कृति से अलग है, ठीक है। हम हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत भी बात कर लेंगे कौन सी संस्कृतियाँ इनके साथ साथ चल रही थी, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ चल रही थी, इसमें भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेवासा की बात कर लीजिए, नेवासा एक स्थल है, यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद दैमाबाद, दैमाबाद तो आप हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत भी देखिएगा, ठीक। तो दैमाबाद की बात करें तो देखिएगा कि जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा, मतलब जोरवे संस्कृति की बात कर ली जाए तो जोरवे संस्कृति के अंतर्गत सबसे बड़ा जो स्थल है वो है दैमाबाद, ठीक है। और इसके अलावा जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है इनाम गांव। तो आपको जगह का नाम ध्यान रखना है, स्थल आपको ध्यान रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनाम गांव की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी किलाबंद और खाई से घिरी हुई बस्तियाँ देखने को मिलती हैं। सुरक्षा की दृष्टि से किलाबंदी की गई है और खाई बनाई गई है, ठीक है, बस्ती के चारों तरफ। और यहाँ पर देखिएगा कि इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें तो पूर्वी भारत के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो हो जाता है बिहार। बिहार के अंतर्गत आपको जगह का नाम ध्यान रख लेना है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है चिरांद है, एक चेचर है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चिरांद और चेचर कहाँ पर है बिहार में। और उसके बाद सेनुवार हो गया, सोनपुर हो गया, ताराडी हो गया, ये कुछ एक महत्वपूर्ण स्थल है। चिरांद एंड जो चेचर है इनको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत देखिएगा तो कुछ एक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर अलग अलग तरह की शवाधान विधियाँ पाई जाती थीं, जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। NCERT में ये मेंशन किया हुआ है। ये जो भी मैंने ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अंतर्गत जो भी बातें आपको मैंने यहाँ पर दिखाई हैं, जो भी चीज़ें आपने ये पढ़ी है, ये सब पुरानी वाली जो NCERT है ना, उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ये सब, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, जैसे पूर्वी भारत में देख लीजिए। पूर्वी भारत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो मनुष्यों को दफनाया जाता था, यहाँ पर मनुष्य का जो पूरा शरीर है उसको नहीं दफनाकर मनुष्य के शरीर के कुछ अंग को दफनाया जाता था, ठीक है, इसलिए आंशिक शवाधान कहा गया है। तो आंशिक शवाधान की विधियाँ जो देखने को मिलती हैं पूर्वी भारत में देखने को मिलती है। पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान की विधियाँ देखने को मिलती है, पूरे शरीर को दफनाया जाना, पूरे शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना, ठीक है। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो मनुष्य होते थे, मनुष्य को मृत शरीर को पूरब से पश्चिम में लिटाया जाता था, पूरब में सिर, पश्चिम में पैर, ठीक है। और पर्टिकुलरली दक्षिण में आप देखिएगा, महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए, महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो जो मनुष्य होते, जो मृत शरीर होता था, मृत शरीर को उत्तर से दक्षिण में लिटाया जाता था, उत्तर में सिर, दक्षिण में पैर, जैसे आजकल लिटाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जो बातें आप इधर की तरफ देख रहे हैं, ये सारी बातें जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इनको हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के साथ ही इसको डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा कुछ एक फैक्चुअल बातें हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। ये सब जो कि यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का जो श्रेष्ठ एग्जाम्पल है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं वहाँ से मिलता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है।
ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद मानव के द्वारा जो प्रयुक्त सर्वप्रथम जो अनाज है, वैश्विक स्तर पर बात कर ली जाए, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर बात कर लिया तो सबसे पहला जो अनाज है वो क्या है? जौ है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, कुछ एक फैक्चुअल बातें ये हैं। उसके बाद आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो सबसे पहले अध्यक्ष बने वो कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने थे। और भारतीय पुरातत्व का जनक आप ध्यान रख लीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।